Hello students, this is your third lecture of IR spectroscopy. In this lecture we will start with the recording of an IR spectra. Last PDF में इसका पिक्चर चला गया है, वो तुम वहाँ से देख लेना. एज सच तुम्हें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. हाउ IR स्पेक्ट्रा इज़ टेकन और मेजर्ड और ऑब्टेन्ड और रिकॉर्ड, क्या मतलब है, कैसे लिया जाता है, वो सब है उसमें. और इतना डीपली तुम्हारे ये सिलेबस में नहीं दिया गया है, सिर्फ रफली सा आइडिया देने के लिए थोड़ा सा स्टार्ट आ रहा है. तो इसमें सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे तुम्हारे लिए लिखे गए हैं. फर्स्ट, रेडिएशन सोर्स क्या यूज़ किया जाता है वो समझा रहा है. मतलब IR रेडिएशंस किस सोर्स से पास होंगे, कौन उनको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है. IR रेडिएशन कहाँ से प्रोड्यूस की जा रही है. मोनोक्रोमेटर यानी कि जो लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है. लाइट वेरियस डायरेक्शंस होती हैं, जैसे तुम्हें पता ही है. फिज़िक्स वाले बच्चों को थोड़ा क्लियर पता होता है. जब लाइट पास करिए तो इस तरह से उसकी कुछ मूवमेंट्स होती हैं ऐसे, ठीक है ना. और जब वो मोनोक्रोमेटर से पास हो जाती है तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट बन जाती है और इस तरह से एक ही डायरेक्शन में टिल्टेड हो जाती है, ठीक है. तो मोनोक्रोमेटर ये हेल्प करता है. सेल कंटेनर्स, जहाँ तुम अपना सैंपल रख के रीडिंग लोगे प्रिज्म के अंदर, ठीक है. तो सेल कंटेनर जो है वो कौन से मटेरियल का होना चाहिए, ये सब यहाँ पर डिस्कस किया गया. जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है NaCl यूज़ किया जाता है क्योंकि NaCl का इट्सेल्फ कोई IR स्पेक्ट्रा नहीं होता है, ठीक है. IR स्पेक्ट्रा वो खुद का कोई नहीं देता है. लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि NaCl जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है. मतलब कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो यानी कि उसके अंदर वाटर है, वाटर का इट्सेल्फ एक IR स्पेक्ट्रा होता है, तो हमारे कंपाउंड के आने वाली पीक्स के साथ इंटरफियर कर सकता है, ठीक है. लास्ट पैराग्राफ में थोड़ा ये समझाने की यहाँ पर कोशिश है कि डिटेक्टर्स क्या होते हैं, जो डिटेक्ट करेंगे लास्ट में स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं. तो यहाँ पर जो डिटेक्टर यूज़ कर रहा है वो थर्मोपाइल टाइप का है. थर्मोपाइल मतलब एक ऐसा डिटेक्टर जहाँ से हम करंट निकालेंगे, और वो करंट किस तरह डेवलप किया गया है कि एक वायर है जिसके दोनों एंड्स पे डिफरेंट टेम्परेचर है. और जब ऐसा होता है किसी मेटल वायर के साथ कि उसके दोनों एंड्स पर डिफरेंट टेम्परेचर है, तो उसके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है. करंट फ्लो करता है. दिस करंट प्रोड्यूस्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, ठीक है. इसके ऊपर जो रेडिएशन फॉल कर रही है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है ये करंट. जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है. ये सब यहाँ पर बताया गया. लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ वो ये कह रहा है कि यहाँ से हमें 2 बीम मिलती हैं, एक सैम्पल बीम एंड एक रेफरेंस बीम, ठीक है. रेफरेंस मतलब जो बीम हमने इनिशियली पास की थी एज सच, ठीक है. मतलब इंसिडेंट लाइट एक तरह से तुम ये समझ सकते हो. और सैम्पल बीम मतलब जो कि हमारे सैंपल से के थ्रू अंडर एग्जामिनेशन है, जो हमारा सैंपल उसके अंडर से पास होकर आई है, तो उसको क्या कहेंगे, सैम्पल बीम. तो उसकी इंटेंसिटी अलग से नोट करेंगे दोनों की, ठीक है. इसके बाद जो अगला, मतलब ये तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि तुम अलग से, मेरे ख्याल से नहीं है, पेपर में कभी मुश्किल ही आया होगा. हाउ IR स्पेक्ट्रा इज़ रिकॉर्डेड, ऐसा बहुत कम पूछा गया. लेकिन जिसको नॉलेज के लिए पढ़ना है वो ये सब पढ़ सकता है, ठीक है. अगला टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. मतलब कि डाटा किस तरह प्रेजेंट किया जाता है, एक IR स्पेक्ट्रा में क्या ऑब्टेन्ड होता है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है उससे, या फिर किस तरह एक डाटा मतलब IR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया जाता है. यहाँ पर एक देखो, ये फिगर जो लिखा हुआ है इसके अंदर देखो, एक्स एक्सिस में तुम्हें क्या दिख रहा है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, एंड वाई एक्सिस में है, सॉरी एक्स एक्सिस में है वेव नंबर, वाई एक्सिस में है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस. अब तुम्हें ट्रांसमिटेंस जो वर्ड है वो थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा. पिछला जो UV स्पेक्ट्रा हमने पिछले सेम में पढ़ा था, वहाँ पर जो पीक्स बन रही थी वो बन रही थी. देखो वहाँ पर क्या किस तरह का ग्राफ जो आ रहा था, या फिर क्या नोट कर रहे थे, वहाँ पर कर रहे थे एब्जॉर्बेंस नोट, और उसका रिलेशन देख रहे थे विद लेमडा. लेमडा वैल्यूज़ पढ़ी थी वहाँ पर हमने, किसी को अगर याद है तो. लेकिन इस स्पेक्ट्रा में उल्टा है, इन द सेंस लेमडा की जगह तो यहाँ पर म्यू बार लिया है, ठीक है. रेसिप्रोकल ऑफ लेमडा होता है जो कि, ठीक है, वेव नंबर की टर्म्स में लेगा पूरा. और एब्जॉर्बेंस की जगह ट्रांसमिटेंस है. और ट्रांसमिटेंस क्या होता है, सबसे पहले तो तुम्हें एब्जॉर्बेंस पता होना चाहिए. एब्जॉर्बेंस A इज इक्वल टू लॉग I0/I, ये होता है एब्जॉर्बेंस. लेकिन ट्रांसमिटेंस होता है क्या, I/I0, ठीक है. ये होती है
कौन सी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो कि सैंपल के थ्रू से पास होकर आएगी, यानी कि सैंपल बीम की क्या होगी ये इंटेंसिटी, और ये जो हमने इंसिडेंट की थी उसके ऊपर, ठीक है, रेफरेंस बीम की इंटेंसिटी, एक तरह से तुम ये कह सकते हो। तो इस ये जो रेशियो आता है आई बाई आई नोट, इसको कहते हैं ट्रांसमिटेंस। तो एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस में क्या रिलेशन हो गया, एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल होगी, नेगेटिव लॉग ऑफ टी, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ टी एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस इन्वर्सली ही कह लो, भले कि उनके बीच में एक लॉग का रिलेशन है, लेकिन इन्वर्सली तो है एक दूसरे के, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं लगभग, ठीक है, लगभग नहीं कहेंगे, मतलब हैं इन्वर्सली ही, लेकिन बीच में उनके एक फंक्शन भी है, लॉग फंक्शन, लॉगरिदमिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में स्टार्टिंग में क्या कहा है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीजेज। क्यों, जब भी हम स्पेक्ट्रा आईआर यूज नोट करते हैं तो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, हमें पता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइट पास करते हैं सैंपल के थ्रू, कुछ वो सैंपल एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ ट्रांसमिट कर देता है। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको प्रिज्म में से पास कर देते हैं और फिर जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। ऐसे ही पढ़ा है हमने, ठीक है। इस तरह ही एक आईआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो हम पास किए प्रिज्म से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो वाई एक्सिस में लिया है वो है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और एक्स एक्सिस में वेव नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो फिगर बना हुआ है, अब इसको तुम दो तरीके से देख सकते हो। किस तरह से, फर्स्ट वे देखो, तुम किसको पीक्स मानोगे, मैं ये समझाना चाहती हूँ। ये देखो नीचे वाला जो पोर्शन है मैं इसको डार्क कर रही हूँ एक बार। दो तरीके हैं इसको देखने के, कि ये जो है ऊपर जो मोटा मोटा बन रहा है ये है हमारी पीक्स की, एक पीक यहाँ आई है ब्रॉड पीक, फिर एक पीक यहाँ पर आई है, फिर एक पीक यहाँ आई है और फिर ये ब्रॉड पूरा रह गया है, ठीक है। अगर इनको पीक्स कहोगे तो यहाँ देखो फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, तो ब्रॉड ही पूरी ब्रॉड है, ठीक है। ब्रॉड बैंड कहेंगे, पीक्स नहीं कह सकते, ब्रॉड बैंड, दिस इज़ ऑल्सो ब्रॉड बैंड, ठीक है। इस तरह से अगर तुम देखोगे तो ये क्या है, पीक्स दिखाई दे रही है, ठीक है। इस वे में देखोगे तो ये ट्रांसमिटेंस के अकॉर्डिंग है। लेकिन हमें जब भी स्पेक्ट्रा पढ़ना होता है तो हम क्या पढ़ना चाहते हैं कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हुई है। यूजुअली हमें जो वर्ड पढ़ना होता है हाउ मच लाइट इज़ एब्जॉर्ब्ड, लेकिन हमने तो यहाँ वाई एक्सिस में देखो ट्रांसमिटेंस ले लिया है। तो ट्रांसमिटेंस लेने की वजह से अब हम इनको पीक्स नहीं कहेंगे, हम पीक्स किन को कहेंगे, हम पीक्स कहेंगे जो उल्टी लटकी में, देखो ये फर्स्ट, सेकंड एंड दिस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनको पीक्स कहेंगे, ठीक है। क्यों कहेंगे वो भी हमें अभी समझ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ देखो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस इस लेवल पर देखो 0 है, यहाँ कितनी है 100 है, यानी कि जहाँ ट्रांसमिटेंस 0 है यानी कि वहाँ मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब हो गई है, तभी तो लाइट ट्रांसमिट नहीं हुई, तभी तो उसकी ट्रांसमिटेंस 0 है, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखो इन दोनों पॉइंट, इस पॉइंट पर देखो मिनिमम ट्रांसमिटेंस है, यानी कि मॉलिक्यूल ने सबसे ज़्यादा जो आईआर रेडिएशन है वो यहाँ एब्जॉर्ब की है, ठीक है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग पीक है, ठीक है। और जहाँ इस पॉइंट को देखो यहाँ ट्रांसमिटेंस 100% के आसपास है, यानी कि पूरी की पूरी लाइट ट्रांसमिट हो गई है, यानी कि मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्प्शन मिनिमम किया है। उस टाइम पर लाइट जो एब्जॉर्ब हुई है वो बहुत ही कम एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अगर तुम्हें अब कोई कहे कि आईआर स्पेक्ट्रा में वाई एक्सिस में क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं, तो वो तो तुम यहाँ से देख के बता दोगे। लेकिन पीक्स हम किसको कहते हैं, वो पीक्स हम इनको कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन जब हम बात करेंगे। क्योंकि जब भी एक स्पेक्ट्रा की बात की जाती है, क्योंकि ये क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, तो हमें यूजुअली जो वर्ड पकड़ के चलना चाहिए वो होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, कहाँ हुआ, किस पॉइंट पे हुआ, कितनी वेव नंबर पे लाइट एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होगी तभी तो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हुआ है ना, ठीक है। तो हमें एब्जॉर्प्शन की बात करनी होती है, लेकिन यहाँ हमने क्योंकि परसेंटेज ले लिया है, ठीक है, तो इस वजह से ये पीक्स हमें अब उल्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ से हमें ये सब पढ़ना था। इसके बाद इस डायग्राम से नीचे जो समझा रहा है वही बात है जो मैंने अभी अभी बोलकर बताई है, ठीक है, कि ट्रांसमिटेंस 100% है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल ने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया है, मिनिमम एब्जॉर्प्शन है, और इसी को हम एक
एब्जॉर्प्शन को ही यूजुअली एक पीक कहा जाता है, ये यहाँ पर बात लिखी हुई है, ठीक है। यूवी में उल्टा था, यूवी में तो एब्जॉर्प्शन और लैम्डा का रिलेशन ले रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पेज, सैम्पलिंग टेक्निक्स, मतलब सैंपल को किस तरह से हैंडल करना होता है या किस तरह से लेना होता है। मतलब एज सच तो कोई गैस है उसका एज सच स्पेक्ट्रा थोड़ी ना ले लिया जाएगा, या कोई लिक्विड है, सॉलिड है, कुछ ना कुछ तो उसका सैंपल एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिक जो मतलब एग्जांपल दे रखे हैं काफ़ी कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है, ये सब यूज़ किया जा सकता है। या फिर नूज़ोल एक लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा यूजुअली जो बनाया जाता है सॉल्यूशन वो नूज़ोल यानी कि लिक्विड पैराफिन में बनाया जाता है, ठीक है। या फिर क्या बना सकते हैं, केबीआर की पैलेट्स बना सकते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ पैलेट्स बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों तरह के कंपाउंड्स का हम सैंपल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज, ठीक है, डिज़ोल्व करके। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिज़ोल्व करके बना सकते हैं अगर लिक्विड है तो, ठीक है। और सॉलिड है तो उसका मिक्सचर बना सकते हैं केबीआर के साथ और पैलेट्स बना देंगे, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे वाले पैराग्राफ में समझा रखे हैं कि एक तो सैंपल जो यूज़ करते हैं उसकी बहुत थोड़ी अमाउंट चाहिए होती है हमें, 10 to 15 मिलीग्राम के आसपास। दिस मच अमाउंट इज़ सफिशिएंट फॉर टेकिंग अ स्पेक्ट्रा, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट विच जो यहाँ पर ये समझाना चाहता है वो है कि हमारा सैंपल जो है वो परफेक्टली ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, अदरवाइज वाटर विल एब्जॉर्ब IR रेडिएशन एंड विल शो देयर स्पेक्ट्रा ऑल्सो। जैसे यहाँ पर इन्होंने मतलब वैल्यूज़ भी लिख के दिखाई है कि वाटर की जो पीक्स आएंगी वो 3710 के आसपास एक पीक आएगी ड्यू टू OH स्ट्रेचिंग, एंड दूसरी जो आएगी वो 1630 के आसपास ड्यू टू OH बेंडिंग वाइब्रेशंस, ठीक है। तो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए हमारा सैंपल। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो देखो, पार्ट्स ऑफ IR स्पेक्ट्रा। IR स्पेक्ट्रा को दो पार्ट्स में यहाँ पर बाइफरकेट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्या मदद करेगा ये, तो ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने पूरा रीजन जो पढ़ा था आई रेडिएशन का वो था 900 सेंटीमीटर से 4000 सेंटीमीटर तक। अब उसको 4000 से 1400 और 1400 से 900 में बांट दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, PDF जब भेजूंगी तब ध्यान से पढ़ सकते हो। एक रीजन जो ऊपर नाम दिया है 4000 से 1400 तक, उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप रीजन। नाम से ही पता चल रहा है फंक्शनल ग्रुप, यानी कि उस रीजन में मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स की पीक्स जो आनी होती हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से वो आ जाती हैं यूजुअली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी आ जाती है, मोस्टली लिखा उसने, ठीक है। कोई एक आधी बचता होगा, जैसे कि ईथर बचता है, ईथर 1300 से नीचे मतलब 1300 के आसपास आता है, ठीक है। दूसरा है फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है। फिंगरप्रिंट मतलब फिंगरप्रिंट जैसे किसी दो आदमी के एक जैसे नहीं होते, वैसे ही किन्हीं भी दो कंपाउंड्स का IR जब लेते हैं स्पेक्ट्रा, तो 1400 से और 900 के बीच में जो भी पीक्स आती हैं वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड की ही पीक होती हैं। ऐसी पीक्स किसी दूसरे कंपाउंड की नहीं आ सकती, इस वजह से उसका क्या नाम दे दिया गया है, फिंगरप्रिंट रीजन। अब इन दोनों का बाइफरकेट करने का क्या फ़ायदा है, देखो जैसे यहाँ पर अगर एग्जांपल ले लें, दो अल्कोहल ले लिए, मीथेनॉल और इथेनॉल, CH3 CH2OH, ठीक है। दोनों में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। तो OH की वजह से दोनों की एक जैसी सी पीक आएंगी, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो एक जैसा ही है ना, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन में जो इनकी पीक आएंगी वो लगभग सेम आ सकती हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट रीजन में दोनों की जो पीक्स आएंगी वो बिल्कुल अलग अलग होंगी। उनसे हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये मीथेनॉल के लिए है, ये इथेनॉल के लिए है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो इस हर चीज़ उसके सराउंडिंग अलग है ना बिल्कुल। यहाँ पर 5 तरह की 5CH बेंडिंग पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर 5 CH बॉन्ड है, यहाँ पर कितने हैं 3, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सबका फिंगरप्रिंट रीजन हर कंपाउंड का अलग होता है, ठीक है। यही बात यहाँ पर समझा रखी है इस पूरे पैराग्राफ में, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या कह रहा है यहाँ पर, अगर कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप है तो उनका फंक्शनल ग्रुप रीजन सिमिलर हो सकता है अबव 1400, ठीक है, लेकिन उनका फिंगरप्रिंट रीजन हमेशा एक दूसरे से डिफरेंट ही होगा, ठीक है। लिमिटेशन यहाँ पर सिर्फ इन एंशियोमर्स में आती है, क्योंकि इन एंशियोमर्स में सिर्फ रोटेशन ही तो अलग होती है, अदरवाइज सब कुछ सेम रहता है, एनवायरनमेंट भी सेम रहता है।
तो ठीक है, यहाँ पर IR की एक ये लिमिटेशन है कि वो इनेंशियोमर्स को डिस्टिंग्विश करने में कभी भी काम नहीं आ सकता, क्योंकि इनेंशियोमर्स का तो फिंगरप्रिंट रीजन भी IR में सिमिलर आने वाला है। ठीक है, और दूसरा कि अगर स्ट्रेट चेन अल्केन है कोई और उनमें कार्बन एटम का नंबर 30 या उससे भी ज़्यादा है, तो तब ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि कौन सा स्पेक्ट्रा कार्बन नंबर 29 वाला है और कौन सा स्पेक्ट्रा 31 या 30 वाला है। मतलब जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है, ये स्पेक्ट्रा आई नहीं कर पाता कि कौन सा स्पेक्ट्रा किस कंपाउंड का है, अगर कार्बन की अमाउंट 30 के आसपास चली जाती है तब। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है 2। इसके बाद है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स, अगला टॉपिक। इसके लिए इसने एक टेबल बनाई है नेक्स्ट पेज पर। मतलब अगले टेबल में ये समझाएगा कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का IR रीजन में क्या एब्जॉर्प्शन वैल्यू होता है, कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन सी वैल्यू पर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अगले पेज पर देखो, ये जो टेबल है, तुम्हें ये टेबल देख के घबरा मत जाना और ना ही ये एज सच लर्न करनी है, क्योंकि इसके लिए मैंने एक अलग से पेज बना दिया है, वो तुम्हारे पास सेंड कर दूँगी। एक एक वैल्यू याद करनी है। जैसे यहाँ पर इन्होंने 2 वैल्यू लिख रखी है ना, तो ये कन्फ्यूज़ मत होना, कई वैल्यू याद करने को तुम्हें नहीं कहा जाएगा, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा और तुम IR स्पेक्ट्रा को ईजिली समझ भी पाओगे और लर्न भी कर पाओगे। तो एक एक वैल्यू ही लिखूंगी मैं, लिखी है मैंने। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया भी तुम्हें दे दिया। देखो, एल्डिहाइड के लिए मैंने एक 17-25 फिक्स कर रखी है, कीटोन्स के लिए 17-15, कार्बोक्सिलिक एसिड 1710, ये सब इस तरह से कह रही हूँ मैं। हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए एक वैल्यू तुम्हें याद करनी है कि इसके आसपास, जैसे अल्कोहल फिनॉल में OH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है 3600 के आसपास। अब इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग में पढ़ा था ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होकर 3400, 3300, 3200 तक भी आ सकती है। ठीक है, तो लेकिन हमें फ़िलहाल क्या याद करना है कि सिर्फ 3600 के आसपास एक जो पीक आती है वो OH स्ट्रेचिंग की वजह से आती है। 3400 के आसपास अगर आती है तो वो NH स्ट्रेचिंग की वजह से आती है। ठीक है, इस तरह से तुम्हें लर्न करना है। जैसे मैंने CH स्ट्रेच की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3000 लिख दिया, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये पूरी टेबल तुम्हें अभी लर्न नहीं करनी है, इसके लिए मैं कुछ पेज पे बना रखा है, एक पेज वो लर्न कर लेना। इसके बाद पर्टिकुलरली एक कंपाउंड को लेके चलेगा और उसमें बताएगा कि कौन कौन सी स्ट्रेचिंग इसमें पॉसिबल है, कौन सी तुम्हें अच्छे से दिखाई देंगी और कौन सी नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे अब सबसे पहले ये हाइड्रोकार्बन्स पे आ रहा है। सिंपल हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, वो कौन कौन से हो सकते हैं? एल्केन्स हो सकते हैं, एल्कीन्स, एल्काइंस, और या फिर क्या हो सकते हैं? सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें कोई सब्सटीट्यूशन ना हो। ठीक है, ये हो सकते हैं 4 तरह के। तो सबसे पहले इन्होंने इन 4 को डिस्कस किया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी तुम इन टेबल्स को देख के घबराना मत भाई, और ना ही थोड़ा ये सोचना कि IR तो हम करेंगे ही नहीं या IR हम पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा मत सोचना। ठीक है, ये पेजेस जो अब मैं स्लाइड कर रही हूँ, इन सब पेजेस को देखकर ही मैंने एक पेज बनाया है, 1-2 पेज। ठीक है, तो इन पे ही वो जो उनमें लिखा हुआ है वो थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। तो अब मैं इसको समझाऊंगी, और तुम्हें अगर पढ़ना है, बेसिक थ्योरी पढ़नी है, तो अपने इन पेजेस को जो बैक में है इनको पढ़ लेना। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, एल्कीन्स, सिंपल एल्कीन्स में देखो, मान लो मीथेन ही लिया तो क्या पॉसिबल है? मीथेन में तो जैसे सिर्फ CH बॉन्ड ही प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हायर लें ईथेन तो उसमें एक कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड भी आ जाएगा। ठीक है, तो एल्केन्स में कौन कौन सी स्ट्रेचिंग या बेंडिंग पॉसिबल है? 3 पॉसिबल है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग, कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग एंड कार्बन हाइड्रोजन बेंडिंग। अब मैंने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर मैंने क्यों डिस्कस नहीं किया, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसकी जो रेंज यहाँ पर बुक में दे रखी है वो काफ़ी लंबी चौड़ी दे रखी थी, 1300 से लेकर 800 सेंटीमीटर इनवर्स। तो उसके लिए एक वैल्यू लिखना थोड़ा सा गलत हो रहा था। ठीक है, एक वैल्यू लिखी नहीं जा रही थी, तो इसलिए मैंने उसको ओमिट कर दिया है, क्योंकि हमारे किसी फर्दर काम भी नहीं आती है बेसिक तो। ठीक है, तो हमारे जो काम की है वो ये वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी? CH स्ट्रेचिंग एंड CH बेंडिंग। स्ट्रेचिंग की वैल्यू मैंने देखो लिखी है लेस देन और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3000,
यानी कि अगर एल्केन है हमारा कंपाउंड, यानी कि हमारे स्पेक्ट्रा में तुम्हें कोई एक रैंडम स्पेक्ट्रा दे दिया। ये सब हमसे एमएससी में करवाया जाता है। जो बच्चे आगे एमएससी में केमिस्ट्री पढ़ेंगे उनको ये बहुत काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तुम्हें सिर्फ जैसे ये चार्ट जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, चार्ट इन द सेंस जो स्पेक्ट्रा दिख रहे हैं, तुम्हें ऐसा ही स्पेक्ट्रा दिया जाएगा और तुम्हें कंपाउंड का नाम बताना हैंड में डिटेक्ट करके कि कौन सा कंपाउंड है ये। ठीक है, तो वहाँ पर ये बहुत काम आता है। तो अगर मैं तुम्हें अभी एक स्पेक्ट्रा जो दूँ, सॉरी ये IR का एक वो दूँ, तो उसमें जो पीक आ रही है वो 3000 के आसपास आ रही है। तो उसको देखकर तुम क्या इंटरप्रेट करोगे? इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए कि 3000 के आसपास या उससे कम पे जो भी पीक आ रही है उसके आसपास, वो है एल्केन्स की वजह से, और वो एल्केन्स में CH स्ट्रेचिंग की वजह से, एल्केन्स नहीं कहेंगे, CH स्ट्रेचिंग की वजह से है। इसका मतलब ये है। ठीक है, CH बेंडिंग की वजह से जो पीक है वो है 1300 से 1450। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब तुम ये वैल्यू तो याद तुम्हें करनी पड़ेगी भाई। अब ये तुम्हें ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए क्योंकि बुक में बहुत वास्ट दे रखा है, उतना मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, अगले कंपाउंड देखो, एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्या होगा? एल्कीन्स में भी वही सिंपल स्ट्रक्चर। तो क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड दिस। ठीक है, तो इसमें एक स्ट्रेचिंग तो ये पॉसिबल है, दूसरी CH स्ट्रेचिंग। ठीक है, और CH बेंडिंग। ठीक है ना, CH बेंडिंग भी हो सकती है। आप बेंडिंग जो ये वर्ड पढ़ रहे हो, कुछ बच्चों को बेंडिंग में प्रॉब्लम थी कि बेंडिंग में सीजरिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग, रॉकिंग, ये सब क्या था। उसके लिए मैंने बोला भी था कि एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी बनाई नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर बेंडिंग ही वर्ड लिखेगा, वो यहाँ पर ये नहीं लिखेगा कि यहाँ पर सीजरिंग हो रही है, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में सीजरिंग हो रही है, रॉकिंग हो रही है, वैगिंग हो रही है, ट्विस्टिंग हो रही है, क्योंकि वो सिंपल एक वर्ड लिखेगा बेंडिंग। अब वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में। ठीक है, तो एल्कीन्स पे आ गए थे हम। CH स्ट्रेचिंग ऑफ एल्कीन देखो, मैंने ब्रैकेट में लिखा है 3000 के अबव वैल्यू आएगी। एल्कीन्स में क्या लिखा था? <3000। तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश तो यहीं से हो गया कि अगर 3000 से नीचे कोई पीक है तो एल्कीन्स है, अबव है तो एल्कीन्स है। ठीक है ना। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग 1600 के आसपास। अब यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं थी, उसके लिए 1300 से 800 के बीच में कुछ भी पीक आ सकती थी, इसलिए वो मैंने वैल्यू नहीं लिखी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दी है। ठीक है, 1600 के आसपास जो पीक आ रही है एल्कीन्स में, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से आ रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है ये वैल्यू इंक्रीज हो सकती है कब? जब कोई डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में अगर लगा दिया जाए, और अटैच, सॉरी एल्काइल पार्ट अगर इसके साथ अटैच कर दिया जाए, यानी कि मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई, ट्राई और टेट्रा सब्सटीट्यूटेड। हम कर रहे थे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग। उसमें क्या है, मैं पढ़ा रही थी कि सब्सटीट्यूशन अगर होता है तो मिथाइल पार्ट आ जाता है। अब मिथाइल पार्ट जो है वो क्या शो करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो क्या हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है ये थोड़ा सा सोचना तुम। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, या फिर कार्बन कार्बन जैसे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर अगर H है तो क्या फ़र्क है, और यहाँ पर अगर मिथाइल पार्ट आ जाए तो इस मिथाइल पार्ट का इस डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग पर क्या इफ़ेक्ट है? फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है इसकी रीजनिंग तुम्हें खुद सोचनी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा हिंट हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, क्या है वैल्यूज़ देखो, अबव ही जा रही है इससे 1640, 50, 70 ये हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि सब मोनो सब्सटीट्यूशन है, डाई है, ट्राई और टेट्रा है। ठीक है, अब यहाँ पर CH बेंडिंग है। CH बेंडिंग की भी दो वैल्यूज़ लिखी हैं। मोनो सब्सटीट्यूशन में 2 बैंड आएंगे, डाई सब्सटीट्यूशन में सिसो ट्रांस कंपाउंड बन सकते हैं। ठीक है ना, डाई सब्सटीट्यूशन में सिसो ट्रांस आइसोमर्स देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ जो मोनो सब्सटीट्यूशन की है वो तो 910 और 990 मैंने फिक्स की हैं। ठीक है, ये एक तरह से तुम कह सकते हो कि बुक से देख के एवरेज लिखी है, एवरेज कह लो या फिर अपनी सहूलियत के लिए याद करने के लिए। ठीक है ना, ऐसा प्रॉपर ऐसा नहीं है कि यही आएंगी, लेकिन हमें लर्न जो करनी है कि मोनो सब्सटीट्यूशन में इसके आसपास कुछ अगर पीक आती हैं तो वो मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन की है और CH बेंडिंग को डिनोट कर रही है। तुम्हें इस तरह से लर्न करना है। ठीक है, डाई सब्सटीट्यूशन में मैंने कहा सिस और ट्रांस कंपाउंड बन सकते हैं,
तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्पेक्ट्रा सिस कंपाउंड का है और कौन सा ट्रांस का? तो अगर 700 के आसपास कोई पीक आ रही है तो वो सिस एल्कीन है, और 950 के पास अगर कोई पीक आ रही है विद एडिशन ऑफ दिस पीक, मतलब ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, ठीक है, तो तब वो ट्रांस एल्कीन है। इस तरह से हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स को। मतलब अगर कोई एक स्पेक्ट्रा दिया गया है, वहाँ पर ये भी पीक आ रही है फर्स्ट, दूसरी पीक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग की वजह से आ रही है, और तीसरी 950 आ गई है, तो यानी कि वो एक ट्रांस एल्कीन है। ये हम जस्टिफाई यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड, सॉरी, जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हम पढ़ रहे हैं, एल्काइंस। एल्काइंस में देखो वही सब पॉसिबल है यहाँ पर, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग पॉसिबल है, कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग एंड कार्बन हाइड्रोजन बेंडिंग पॉसिबल है। तो तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी हैं, ये तुम्हें लर्न करनी है। अब इन वैल्यूज़ का कंपैरिजन तुम इजीली कर सकते हो किसके साथ? अबव 2 के साथ। देखो सी एच स्ट्रेचिंग यहाँ पर 3300 है। एल्केन्स में यही वैल्यू 3000 से नीचे थी, एल्कीन्स में 3000 से थोड़ी सी ऊपर थी 3100 तक, लेकिन एल्काइंस में ये 3300 तक चली गई है। तो ये क्या जस्टिफाई कर रहा है कि हमने क्या पढ़ा था, अगर फोर्स कांस्टेंट बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो फोर्स कांस्टेंट सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड में है। ऐसा होता है ना, ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। एडजेसेंट हाइड्रोजन इस ट्रिपली बॉन्ड कार्बन के साथ है, इस वजह से इनकी भी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना। सी एच बेंडिंग की वैल्यू यहाँ पर फिक्स हो गई है 630, ठीक है। एल्केन्स में यही वैल्यू 1300 से 1450 तक थी। एल्कीन्स में ये घट के कहाँ आ गई थी, 1000 के आसपास, देखो ये आ गई थी सी एच बेंडिंग। ये पूरा रीज़न लिखा था, अब इनमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे इस ट्रांस में 2 वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है। तो एल्कीन्स में ये वैल्यू हो सकती है, एल्केन्स में ये हमने लिखी थी सी एच बेंडिंग, और एल्काइंस में देखो ये सी एच बेंडिंग की 650, ठीक है। और ऐसे ही कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू देखो, यहाँ पर देखो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का मैंने लिखी नहीं है वैल्यू, क्यों नहीं लिखी वो अभी अभी बताया था। 1300 से 800 के बीच में कुछ पीक आती है तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं लिखी। एल्कीन्स में 1600 के आसपास है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में 2150 सबसे ज़्यादा। वही फोर्स कांस्टेंट वाला लॉजिक यहाँ पर कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि सबसे ज़्यादा वेव नंबर की वैल्यू होगी स्ट्रेचिंग करवाने के लिए, ठीक है। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी गई थी, ये टर्मिनल एल्काइंस के लिए। टर्मिनल एल्काइंस का मतलब क्या, इनको कहते हैं टर्मिनल एल्काइंस, जहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये कौन से एल्काइंस बन जाएंगे, इंटरनल या फिर नॉन टर्मिनल, ठीक है ना। ये फिर कार्बन से ही जुड़ जाएंगे ये दोनों तरफ से, ठीक है। तो सी एच अगर प्रेजेंट होगा तो ये टर्मिनल है, तभी तो ये वैल्यू शो कर पाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और नॉन टर्मिनल में सिर्फ ये वाली तो प्रेजेंट होगी, लेकिन वो भी इतनी वीक होती है कि वीक इन द सेंस, जो वर्ड वीक लिखा है वो इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है। मतलब पीक जो आएगी वो इस तरह की शार्प ना आके किस तरह की आएगी, इस तरह छोटी सी आके रह जाएगी। अगर तुम्हारा इस तरह से ये स्पेक्ट्रा है तो जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए पीक इस तरह आनी चाहिए थी जैसे टर्मिनल में आ रही है, वो ऐसी ना आके छोटी सी, यानी कि ये वीक है पीक। किसके केस में, नॉन टर्मिनल एल्काइंस के केस में, ठीक है। अब आ जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। एरोमेटिक कंपाउंड सिमिलर टू किसके होंगे, एल्कीन्स के, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर सी एच स्ट्रेचिंग देखो उसी के रेंज जैसी है 3010 के आसपास की, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वहाँ पर एक ही वैल्यू थी, यहाँ पर 4 वैल्यू लिखी गई है। तो जैसे ही तुम्हें 4 पीक्स मिलती हैं 1600 के आसपास, देखो 1600 के आसपास की हैं सारी, 1600, 1500, 1580, 1450, तो इसके आसपास अगर 4 पीक दिख रही हैं, ऐसे झुंड सा बना लेती हैं। ये देखो ये कोई एक स्पेक्ट्रा तुम्हें दे दिया, मान लो ये कुछ भी यहाँ पर वेव नंबर की वैल्यू, और ये 1600 है कुछ, तो यहाँ अगर तुम्हें इस तरह की पीक्स दिखती है ना 1 2 3 4, तो ये जो पीक है मान लो कुछ भी स्पेक्ट्रा है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो 4 दिख रही हैं 1600 के यहाँ, ये दिख रही है ना ये वाली, ये हमेशा बेंजीन रिंग को डिनोट कर रही है। इसका मतलब तुम्हारा जो कंपाउंड है उसमें ये तो प्रेजेंट है ही है, ठीक है। और अगर सिंगल पीक आती 1600 पर,
इसका मतलब वो तुम्हारा कंपाउंड क्या है, एक एल्कीन है। अगर सिंगल ना आकर 4 आ रही हैं तो इसका मतलब तुम्हारा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, अब एरोमेटिक कंपाउंड में भी फर्दर कि वो मोनो सब्सटीट्यूटेड है, डाई है तो ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, उसके लिए फिर से समझा रखा है। ठीक है, मोनो सब्सटीट्यूशन के केस में देखो 2 पीक हैं, उनकी वैल्यू है 650 750। ये किन की वैल्यूज़ हैं, ये जो पीक्स की वैल्यू लिखी है ये मैंने ऊपर लिख रखा है, CH बेंडिंग की वजह से है जो यहाँ पर वैल्यूज़ लिख रखी हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। और डाई सब्सटीट्यूशन में है ऑर्थो मेटा पैरा। अब ऑर्थो मेटा पैरा को डिस्टिंग्विश करना हो कि हमारी जो बेंजीन रिंग तो पता चल गया उन 4 वैल्यूज़ से, अब कौन सा किस तरह की बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है, तो वो कैसे पता चलता है, इन CH बेंडिंग की वैल्यूज़ की वजह से। ऑर्थो के केस में एक ही पीक आएगी 750 पे, पैरा के केस में भी एक ही आएगी, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है 850। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टिंग्विश हो रहा है, अगर एक पीक आ रही है तो इसका मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, और अगर उसकी वैल्यू भी पता है तुम्हें 750 है या 850, तो तुम बता सकते हो ऑर्थो है या पैरा है। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन तुम्हें मेटा के केस में होगा, क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड में भी 2 पीक आ रही हैं और मेटा के केस में भी 2 पीक आ रही हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, वैल्यूज से आ रहा है। देखो जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है उसमें 650 के पास एक पीक है, और जो मेटा सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, उसमें 700 से अबव ही है। अब इस 690 को तुम 700 ही सोच सकते हो, ठीक है ना, 700 भी मान सकते हो, तो 700 से अबव है। इस तरह से तुम अपना सा थोड़ा लर्न कर सकते हो। ठीक है, अगले ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जो हम स्टडी करेंगे, एल्कोहल्स, फिनोल्स। अब एल्कोहल फिनोल ROH होता है। अब इसमें भी C कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है और O सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। ये 2 स्ट्रेचिंग हो सकती है, और तीसरी क्या हो सकती है, OH बेंडिंग हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अल्कोहल में इसने लिखा 2 करेक्टरिस्टिक बैंड्स। OH में, सॉरी क्या कहेंगे, अल्कोहल्स में जो है वो OH बेंडिंग नहीं ऑब्जर्व की जाती। ये मैंने यहाँ पर इसमें लिखा भी है, देखो यहाँ पर, OH बेंडिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एल्कोहल्स बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग विद CH बेंडिंग ऑफ मिथाइल पार्ट। जो अल्कोहल्स में मिथाइल पार्ट होगा उसमें जो CH बेंडिंग होगी उसके साथ ओवरलैप कर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि जो पीक आ रही है वो CH बेंडिंग की वजह से आ रही है या OH बेंडिंग की वजह से आ रही है। ठीक है, तो अल्कोहल्स में है 2 पीक्स मान के चलेंगे हम, जो मेन है हमारी वही ये OH स्ट्रेचिंग एंड CO स्ट्रेचिंग। तो OH की जो वैल्यू है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो है, अब मैंने यहाँ पर देखो फ्री सेमीकोलन डाल के फिर लिखा है 3600। अब फ्री का मतलब क्या है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तुम्हारे फिलहाल कंपाउंड में, तुमने उसका जो सॉल्यूशन लिया है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में लिया है और कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है फ्रीक्वेंसीज पर या वेव नंबर, जैसे हमने यहाँ पर वेव नंबर की टर्म्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्री है अगर तुम्हारा OH यानी कि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो शो नहीं कर रहा है, तो 3600 के आसपास पीक आती है और वो शार्प पीक आती है, मैंने लिखा भी है शार्प बैंड या पीक। ठीक है, और उसके बाद देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाल के फिर 2 फर्दर पॉइंट बनाए हैं, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंट्रामोलिकुलर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, इंटर में देखो वैल्यू है 3400 से 3500 और इंट्रा में वैल्यू और भी कम है, यानी कि इंट्रा मॉलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा इंटेंस होती है, तभी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है या वेव नंबर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा डिक्रीज़ कर गई है। ये सब हमने पढ़ा था भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट पढ़ रहे थे जब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ पर। ठीक है, और ब्रैकेट में देखो मैंने लिखा भी है कि इंट्रा मॉलिकुलर में पीक जो आती है वो पीक की फॉर्म में आता है बैंड, और इंटरमोलिकुलर में ब्रॉड बैंड। मतलब एक तरह से तुम ये कह लो जब OH हाइड्रोजन बॉन्डेड है और इंटरमोलिकुलर है तो इस तरह की पीक आएगी, और जब वो इंट्रामोलिकुलर है तो इस तरह शार्प पीक। ठीक है, CO स्ट्रेचिंग की वैल्यूज़ देखो 1200 से 1000 के बीच में मैंने लिखी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आता है बैंड और ब्रॉड भी आता है, ये भी लिखा मैंने। ठीक है, अल्कोहल्स के केस में। फिनोल्स के केस में ये जो 1200 से 1000 के बीच में आना चाहिए था वो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है। कितने लिखी है मैंने, 1220 लिखी है, बढ़ी तो 20 ही है लेकिन बढ़ तो गई है। क्यों बढ़ी है, ड्यू टू कंजुगेशन ऑफ, बिकॉज ऑफ कंजुगेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम विद बेंजीन रिंग। अब यहाँ पर देखो क्या होती है, ये होती है बेंजीन रिंग। ठीक है, ये फिनोल है तुम्हारा। अब हम जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे थे जिसकी वैल्यू 1200 से 1000 के बीच में आनी थी चाहिए थी, कार्बन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में
मतलब ये वाला जो बॉन्ड स्ट्रेच कर रहा था, इसकी वजह से जो वैल्यू ये आनी चाहिए थी वो ये ना आके थोड़ी सी बढ़ गई है, इंक्रीज़ कर गई है। क्यों कर गई है? क्योंकि मान लो ये अगर सिंगल बॉन्ड से दिखाऊं, क्योंकि जो ये है ओ के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, ये कंजुगेशन में जा सकते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एक तरह से कह सकते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा समवट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाता है, यानी कि अब इसका फोर्स कांस्टेंट बढ़ गया है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ठीक है ना, सब कुछ रीजनिंग है यहाँ पर, कुछ भी ऐसे वो नहीं लगेगा तुम्हें कि समझ नहीं आए। ठीक है, रीजनिंग है हर चीज़ की। ठीक है, अब ये बेंडिंग वाला पार्ट मैंने तुम्हें बताया था कि OH बेंडिंग जो है वो अल्कोहल्स में ऑब्जर्व नहीं की जाती, लेकिन फिनोल्स में इसकी एक वैल्यू आ रही है, वो क्या है 1360 के आसपास। तो ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग लर्न करना चाहो तो तुम अपनी टेबल खुद बना सकते हो, अल्कोहल के लिए अलग, फिनोल के लिए अलग। अब लास्ट जो कंपाउंड मैं आज के लिए पढ़ा रही हूँ वो है ईथर्स। ईथर्स तुम्हें पता है क्या होते हैं? ROR ये होते हैं ईथर्स। ठीक है, तो इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट बैंड मैंने लिखा है वो है इसी की स्ट्रेचिंग की वजह से, इन दोनों बॉन्ड्स की स्ट्रेचिंग की वजह से वो है 1300 से 1000 के बीच में वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, वेरी करेंगी इसलिए तो ही ये लिखा है, अगर सिंगल वैल्यू लिख सकती तो लिख देती। ठीक है, यहाँ पर ये लर्न करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, अब जो सबसे पहले यहाँ पर देखो एलिफेटिक ईथर लिया है मैंने, जिसमें दोनों तरफ R पार्ट लगा हुआ है, यानी कि अल्काइल पार्ट, अराइल नहीं है, क्या है? अल्काइल। तो उस टाइम पर जो एक स्ट्रॉन्ग पीक आती है वो 1120 के आसपास आती है। अगर तुम्हें एक वैल्यू लर्न करनी है ईथर की तो ये कर सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें याद करना पड़ेगा कि दोनों तरफ अल्काइल पार्ट था भाई, क्योंकि अगर तुमने एक तरफ भी हटा के R को अराइल लगा दिया तो वैल्यू बढ़ जाती है, और बैंड भी दो आते हैं फिर देखो, क्योंकि डिफरेंस हो जाता है ना दोनों तरफ के बॉन्ड। अब ये तो सिमेट्रिकल जैसा लग रहा था। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर एक अराइल पार्ट लगाने पर क्या हो गया, बैंड दो आए हैं और दोनों की वैल्यू भी लिखी हुई है, 1000 के आसपास और एक 1250 के आसपास। ठीक है, इसी तरह अगर अल्काइल विनाइल ईथर यहाँ पर बनाया गया है, ये रहा, ये जो मैंने बना रखा है, तो इसके भी दो बैंड आते हैं, उनकी वैल्यू भी यहाँ पर लिखी हुई है। ये तुम अगर इतना डीप ना भी जाना चाहो तो तुम सिर्फ इतना याद कर सकते हो कि 1300 से 1000 के बीच में अगर कोई पीक आ रही है तो वो ईथर की वजह से ही होगी मोस्ट प्रोबेबली, अदरवाइज हो तो औरों के लिए भी सकती है। क्यों? क्योंकि इंटरफियरिंग भी तो होता है, जैसे 1300 से के आसपास यहाँ पर भी तो है, एल्केन्स में भी तो है CH बेंडिंग, है ना। तो थोड़ा सा तुम्हें एक बार लगेगा कन्फ्यूजन कि सबकी एक जैसी ही लगेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही करवाऊँगी ईथर तक ही। जिसको थ्योरी पढ़नी है वो यहाँ से पढ़ सकता है, जिसको स्पेक्ट्रा देखने हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो यहाँ से देख सकता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने टॉल्विन का दिखाया हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्रिसोल का दिखाया हुआ है, टॉल्विन इधर होगा, ऑर्थोक्रिजोल या पैराक्रिसोल का है ये एग्जाम्पल। हाँ, पैराक्रिसोल का। ठीक है, तो अब पीक्स तुम्हें दिखाई दे रही हैं, किसके ऊपर कौन सी आ रही है, इन्होंने स्ट्रेचिंग भी लिखी हुई है बाकायदा सारी। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रा को देख के पढ़ना चाहे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ये थ्योरी पढ़ सकते हैं इन पेजेस से। ठीक है, आज के लिए इतना ही।